बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स लेसन नंबर 6 के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा काफी इंपॉर्टेंट है और आज का टॉपिक है भंवर धाराएं। आज हम लोग भंवर धाराओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें ये जानेंगे कि भंवर धारा क्या है, इसकी खोज किसने की, इससे हानि क्या है और इससे फायदे क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भंवर धारा, प्रेरित धारा तो आपने पढ़ा ही होगा कि जब किसी चालक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक धारा उत्पन्न होती है, जैसे हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं। फैराडे का लॉ आपने पढ़ा था कि फैराडे साहब ने अपना प्रयोग किया था। उन्होंने एक कुंडली ली थी, इस तरह की कुंडली थी और एक चुंबक, दंड चुंबक। इसमें अगर कुंडली के अंदर अगर चुंबक को डाल के रख दिया जाए तो जो कुंडली से एक धारा मापी जुड़ा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई विक्षेप नहीं होता है, मतलब धारा उत्पन्न नहीं हो रही, धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कुंडली के पास इस तरह से चुंबक लाया जाए, गति कराया जाए, तो कुंडली से जो धारा मापी लगा हुआ है उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। इससे पता चलता है कि चुंबक जब गति कर रहा है तो उस कुंडली में धारा उत्पन्न हो रही है। क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि कुंडली का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक धारा उत्पन्न होती है और इसी धारा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो उसी तरह से तो फैराडे ने ये बताया था कि इस कुंडली का जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपरी सतह है, ऊपरी तल है, इसमें जो है प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यहां पर जो हम लोग भंवर धारा पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या था कि जब किसी चालक के स्थूल भाग को, स्थूल का मतलब हो गया कोई ठोस, आप धातु का एक टुकड़ा ले सकते हैं जो कि चालक होता है। जब किसी चालक के स्थूल पार्ट को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालक के पूरे आयतन पर प्रेरित धारा उत्पन्न होता है और इसी प्रेरित धारा को हम लोग भंवर धारा का नाम देते हैं। तो हमने तो इसका नाम दे दिया प्रेरित धारा। अब इसको भंवर धारा क्यों कहा जा रहा है? इसे भंवर धारा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है वो पानी में उठती हुई भंवरों के समान गोलाकार होती है, चक्करदार होती है, इसलिए इस धारा का नाम दे दिया गया भंवर धारा, ठीक है। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। भंवर धारा क्या है? जब किसी चालक के स्थूल टुकड़े को, स्थूल टुकड़ा का मतलब हो गया सॉलिड, ठोस चालक होना चाहिए, ठोस का कोई टुकड़ा होना चाहिए। तो चालक में आप कोई भी धातु ले सकते हैं, धातु का एक टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है। और परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स के प्रभाव में रखा जाता है तो चालक के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस धारा को ही भंवर धारा कहते हैं, ठीक है। अब इस धारा को भंवर धारा क्यों कहते हैं? धारा का तो नाम पड़ गया है प्रेरित धारा। धारा को भंवर धारा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो होती है पानी में उठती हुई भंवरों के समान गोलाकार चक्करदार होती है। तो वो भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन कोई, चलिए लिख लीजिए। इसे भंवर धारा इसलिए कहते हैं क्योंकि जल में जल में उत्पन्न भंवरों के समान चक्करदार होती हैं, के समान
के समान चक्करदार होती है। आई बात समझ में? इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज 1895 ईस्वी में वैज्ञानिक फोको ने की। इसकी खोज किसने की? तो यह जो भंवर धारा है कभी कभी इतनी प्रबल हो जाती है, इतनी मजबूत हो जाती है कि जो हमारा ठोस चालक का टुकड़ा होता है वो बिल्कुल गर्म होकर लाल हो जाता है। ठीक है, ये भंवर धाराएं जो होती है कभी कभी इतनी प्रबल हो जाती है, इतनी मजबूत हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है कि जो परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स में हमने धातु का टुकड़ा रखा हुआ है उससे इतनी प्रबल भंवर धारा उत्पन्न होती है कि धातु का टुकड़ा जो होता है गर्म होकर लाल हो जाता है। ठीक है, अब भंवर धारा की खोज तो हो गई, भंवर धारा कहते हैं किसे हैं ये भी हो गई। इसके कुछ जिस तरह से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरीके से भंवर धारा से भी कुछ हानियां होती हैं, कुछ फायदे होते हैं। तो इससे क्या क्या हानियां हैं? तो ये तो हो गई भंवर धारा की बात। अब भंवर धारा की हानि, भंवर धारा से हानि, भंवर धारा से क्या क्या हानियां होती हैं? देखिए, डायनेमो हो या आपका ट्रांसफार्मर हो, उसमें भंवर धाराएं जो उत्पन्न होती हैं इतनी प्रबल होती है कि जो आपका धातु होता है, स्थूल टुकड़ा जिसको हम लोग कहते हैं चालक का, गर्म हो जाता है और गर्म हो जाने की वजह से जो आपका ट्रांसफार्मर है कभी कभी जल भी सकता है, जिससे उसमें ऊष्मा की ज्यादा हानि होती है, ऊष्मा की बहुत ज्यादा हानि हो जाती है। ठीक है, इसीलिए उस हानि को कम करने के लिए, ऊष्मा की ज्यादा हानि न हो इस वजह से जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें नर्म लोहे का जो क्रोड होता है वो अकेला नहीं होता है, पटलित क्रोड उसको कहते हैं। देखिएगा आपने ट्रांसफार्मर का फिगर अगर बनाया होगा तो उसमें इस तरह से कई, इस तरीके से पटलित क्रोड उसको हम लोग कहते हैं, इस तरीके से बना रहता है, एक नहीं रहता है, एक धातु का टुकड़ा नहीं रहता है, इसमें कई इस तरह से पटलित क्रोड जिसको हम लोग कह रहे हैं, कई धातु के टुकड़े इस तरह लगाए जाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, क्यों लगाए जाते हैं? तो भंवर धारा के कारण जो ऊष्मा की हानि हो रही है उससे बचने के लिए लगाया जा रहा है। ठीक है, तो भंवर धारा से हानि क्या हो गई? तो भंवर धारा से जो पहली हानि है वो क्या है? डायनेमो अथवा ट्रांसफार्मर में भंवर धारा के कारण ऊष्मा का ह्रास होता है। ठीक है, और इस ह्रास से बचने के लिए, इस ऊष्मा के ह्रास से बचने के लिए क्या किया जाता है? जो हमारा डायनेमो है या जो ट्रांसफार्मर है उसमें इस तरह एक धातु का मतलब क्रोड नहीं इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि पटलित कई सारे इस तरह के धातु के क्रोड रहते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी तो ये हानि हो गई।
कुछ इसके फायदे भी होते हैं। क्या क्या फायदे होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फायदे लिखे या लिखे भंवर धारा की उपयोगिता, चाहे आप फायदे लिखे चाहे लिखे भंवर धारा की उपयोगिता। भंवर धारा जो होती है, एक चीज ये भी आपको लिख लेना था यहाँ पे, माना कि आई भंवर धारा है, अतः आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, आई रख लीजिए। जो भंवर धारा है आई, वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर प्रतिरोध का मान आप बढ़ाएं तो भंवर धारा का मान क्या होगा, घट जाएगा। और प्रतिरोध जितना ही, चालक का प्रतिरोध जितना ही कम होगा, भंवर धारा का मान उतना ही प्रबल होगा। ये चीज आपको याद रखना है कि जो भंवर धारा होती है वो चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चालक का प्रतिरोध जितना कम होगा, भंवर धारा उतनी अधिक होगी, और चालक का प्रतिरोध जितना कम होगा, चालक की जो भंवर धारा है उतनी ही प्रबल होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे भंवर धारा की उपयोगिता या भंवर धारा के फायदे। ठीक है, हानियां तो पढ़ लिया हमने, भंवर धारा की उपयोगिता पढ़ लेते हैं। भंवर धारा की उपयोगिता, उपयोगिता या इसके फायदे आप कह सकते हैं। भंवर धारा की उपयोगिता क्या है? पहला, रेलगाड़ी को रोकने में, रेलगाड़ी को रोकने में अब थोड़ी सी समझिए बात को कि भंवर धारा के उपयोग से हम लोग रेलगाड़ी को कैसे रोकते हैं। अगर आपने रेलगाड़ी देखा होगा तो रेलगाड़ी का जो पहिया होता है काफी गोलाकार और काफी बड़ा होता है। ठीक है, जो रेलगाड़ी का पहिया है वो काफी बड़ा होता है, इस टाइप का। ठीक है, उसमें आपने देखा होगा इस पहिए के अंदर ऊपर एक छोटा सा गोल सा ड्रम लगा रहता है, वह भी किसी धातु का ही होता है। मतलब इसके भीतर, इसके ऊपर से जो आपको बाहर से दिखाई पड़ता है, अब यहाँ पहिया तो मैं बना नहीं सकती हूँ, इलेक्ट्रिक बोर्ड है नहीं, वरना मैं उसका चित्र बता देती, आपको दिखा देती, लेकिन यहाँ पे अब ऐसी कुछ व्यवस्था है नहीं, तो समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा। जो पहिया होता है रेलगाड़ी का काफी बड़ा होता है, गोल होता है, उसके ऊपर से एक गोलकार पहिया चिपका हुआ है, लगता है चिपकाया गया है। ठीक है, उसको हम लोग धातु का ड्रम बोलते हैं। जब रेलगाड़ी को रोकना होता है, तो जब रेलगाड़ी को रोकना होता है तो क्या करते हैं, ड्रम के ऊपर या ड्रम के पास, ये हमारा ड्रम है छोटा वाला, बड़ा वाला तो ट्रेन का पहिया है, जो छोटा वाला गोला है वो हमारा धातु का ड्रम है। ठीक है, ड्रम के पास जो होता है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाता है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र जैसे ही उत्पन्न करेंगे वहां पे फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जो हमारा ड्रम है उस पे क्या होगी, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। जैसे ही आप प्रबल रूप से वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, जो ड्रम है उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी, जिसको प्रेरित धारा कहते हैं। और ये प्रेरित धारा क्या करती है, इसकी दिशा क्या होती है कि जिससे ये उत्पन्न हुई है उसी को कम करने की या उसी को खत्म करने की कोशिश करती है। प्रेरित धारा की ये प्रॉपर्टी है। प्रेरित धारा वह धारा है जिससे उत्पन्न हुई है, जिस कारण से उत्पन्न हुई उसी को वो खत्म करती है। तो ड्रम पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न क्या रहता है, जिससे ड्रम पे क्या होता है, भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, यानी प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं, जो ड्रम की गति को क्या करती है, विरोध करती है। जो ड्रम की गति है उसका क्या करती है, विरोध करती है, क्योंकि उसी के कारण ये जो प्रेरित धाराएं हैं, ये जो भंवर धाराएं हैं उत्पन्न हुई है।
तो जिससे वो उत्पन्न हुई है उसी को वो खत्म करने की कोशिश करती है। तो फिर ये क्या करते हैं, भंवर धाराएं जो होती हैं ड्रम की गति का विरोध करती हैं, और विरोध करती हैं तो जो हमारी ड्रम की गति है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लगती है। ड्रम की गति जैसे ही कम होती है धीरे धीरे जो रेलगाड़ी का पहिया है वह भी जो होता है रुक जाता है। तो इस तरह से जो भंवर धाराएं हैं उसका उपयोग रेलगाड़ी को रोकने में किया जाता है। इतनी बात समझ आ गई आपको कि भंवर धारा का उपयोग हम लोग रेलगाड़ी में कैसे करते हैं, रेलगाड़ी को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए अब दूसरी उपयोगिता क्या है वो देखिए। दूसरी उपयोगिता प्रेरण भट्ठी। प्रेरण भट्ठी में धातुओं को पिघलाने में अब देखिए प्रेरण भट्ठी में धातुओं को पिघलाने में इसका उपयोग कैसे किया जाता है। प्रेरण भट्ठी जो होती है एक ऐसी भट्ठी होती है जिसमें काफी प्रबल प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, और काफी प्रबल प्रत्यावर्ती धारा जब प्रवाहित की जाती है तो वहां पर चुंबकीय फ्लक्स में जो होता है परिवर्तन होने लगता है, और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसमें काफी प्रबल भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, और काफी प्रबल जब भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं तो वो इतनी प्रबल होती हैं कि जो हमारा धातु होता है वो गर्म होकर पिघल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रेरण भट्ठी होती है उसमें भंवर धारा का उपयोग धातुओं को पिघलाने में किया जाता है। इतनी बात समझ आ गई। तो ये था भंवर धारा से हानि और भंवर धारा की उपयोगिता या भंवर धारा से फायदे, और अच्छे से आपको समझ आ रही है कि भंवर धारा क्या है। एग्जाम में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको लिखने में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के पेपर के लिए। ठीक है, और वह टॉपिक है स्वप्रेरकत्व। प्रेरण तो आप जानते हैं कि प्रेरण किसे कहते हैं, आपने पहले चैप्टर में शायद पढ़ा होगा। प्रेरण क्या है, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी चालक के करीब लाकर रखा जाता है तो वह चालक भी जो होता है आवेशित हो जाता है। इस घटना को ही हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं या प्रेरण कहते हैं। उसी से संबंधित हमारे पास अब हमको पढ़ना है स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण की बात करते हैं पहले। स्वप्रेरण क्या है, तो यह भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की एक ऐसी घटना है जिसमें जब किसी चालक में या जब किसी लूप में, चालक भी कह सकते हैं लूप भी कह सकते हैं, जब किसी चालक में या किसी लूप में धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक में स्वयं ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कोई लूप है या कोई चालक है उसमें आपने धारा का प्रवाह किया, तो आपने केवल उस लूप में या उस चालक में धारा का प्रवाह किया है, लेकिन अपने आप उस चालक में या उस लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरकत्व नहीं, स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो है अमेरिकी वैज्ञानिक हेनरी ने की थी। इसीलिए जो स्वप्रेरकत्व होता है इसका मात्रक उसी के खोजकर्ता जो थे उनके नाम के आधार पर रख दिया गया है। इसका ऐसा ही मात्रक हेनरी माना जाता है। ठीक है ना, तो चलिए अब इसकी खोज किसने की, इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक
हेनरी ने की, जोसेफ हेनरी कह सकते हो, जोसेफ हेनरी ने की। आगे बात समझ में? अब देखिए, मान लीजिए कोई लूप है, ठीक है, और उसमें n फेरे हैं। प्रत्येक फेरे का जो चुंबकीय फ्लक्स है phi b है। चुंबकीय फ्लक्स को phi b से ही डिनोट करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे, अब हम लोग स्वप्रेरकत्व की बात कर रहे हैं। स्वप्रेरण क्या है और स्वप्रेरकत्व क्या है? अभी जो आपने ये परिभाषा पढ़ा है कि जब किसी चालक में या कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें स्वयं ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अब स्वप्रेरकत्व क्या है? स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व या इसी का एक और नाम है या स्वप्रेरण गुणांक, या स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, ये दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। माना कि किसी चालक में फेरों की संख्या n है, या कुंडली में, कुंडली ले लीजिए, माना कि किसी चालक में, चालक ना कुंडली में, क्योंकि कुंडली में ही फेरों की संख्या मिलती है आपको। माना कि किसी कुंडली में फेरों की संख्या n है, n, और उसमें प्रवाहित धारा, I है, ठीक है, उसमें प्रवाहित धारा I है, उससे संबंधित और उससे संबद्ध या बद्ध भी लिख सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स phi b है। तो कुंडली में संपूर्ण फ्लक्स, ये जो phi b फ्लक्स है ना, प्रत्येक फेरे का फ्लक्स है। माना कि किसी कुंडली में फेरों की संख्या और n है और उसमें प्रवाहित धारा I है और उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स phi b है। जो एक फेरा है या हर एक फेरे में जो चुंबकीय फ्लक्स है वो phi b है। उसमें टोटल कितने फेरे हैं? n है, तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा? कुंडली में कुल फ्लक्स प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। आई बात समझ में? माना कि कोई कुंडली है, उसमें फेरों की संख्या n है और उसमें धारा I प्रवाहित की जा रही है, तो प्रत्येक फेरे में जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो phi b होगा। तो कुंडली में n फेरे हैं, तो कुल फेरों के साथ उसमें जो भी फ्लक्स होगा वो उसका संपूर्ण फ्लक्स होगा या कुल फ्लक्स होगा। वह कुल फ्लक्स जो है किसके बराबर होगा, सॉरी किसके समानुपाती होगा? प्रवाहित धारा के। तो आप लिख सकते हैं n phi b, एक फेरे में phi b है तो n फेरे में n से मल्टीप्लाई कर दिए I के। अब जब भी समानुपाती का चिन्ह हम लोग हटाते हैं, हमको कोई स्थिरांक जोड़ना पड़ता है, ये तो आपको पता है ना। तो हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दिया, तो यहाँ पे एक स्थिरांक हमने जोड़ दिया L, ठीक है। अब L को L समानुपाती स्थिरांक है, L समानुपाती स्थिरांक है, ठीक है। L जो है समानुपाती स्थिरांक है, जिसे या L बराबर लिख सकते हो, L बराबर
एन फाइव बी बाई आई। यही जो एल है, एल को ही स्वप्रेरण गुणांक, एल जो है उसी को हम लोग स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं, स्वप्रेरकत्व कहते हैं। आई बात समझ में? ये जो एल है, एक तो ये समानुपाती स्थिरांक है और एल को ही स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। अब यदि कुंडली में विद्युत वाहक बल E हो तब क्या हो जाएगा? कुंडली में विद्युत वाहक बल E हो तब क्या हो जाएगा? फैराडे के नियम से क्या हो जाएगा? E बराबर माइनस डी बाई डी टी एन इंटू फाइव बी, ठीक है। या इसी को आप लिख सकते हैं E बराबर माइनस डी बाई डी टी एल इंटू आई। फैराडे के नियम से हम लोग लिख रहे हैं, फैराडे के नियम से ये हम फैराडे के नियम से लिख रहे हैं, ठीक है। E बराबर डी, लेकिन ये कब? यदि I बराबर 1 एम्पियर हो तब, I की जगह पे 1 रख देंगे तो L बराबर क्या हो जाएगा? L बराबर N5B। फैराडे के नियम से E बराबर क्या होता है? माइनस डी N5B बाई डी टी। N5B का मान किसके बराबर मिल गया है हमको? Li के बराबर मिला हुआ है, ठीक है। तो ये तो जब I का मान 1 होगा तब के लिए है, लेकिन अगर I का मान 1 एम्पियर ना हो तब क्या करेंगे? N5B बराबर